हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है प्रीति चक्रवर्ती और इलेक्ट्रिकल डोज के हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने संकल्प बैच लॉन्च किया है जो कि PGCIL DT 2024 के लिए डेडिकेटेड बैच है, जिसमें आपको पूरी तरीके से कंसोलिडेटेड डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ वहाँ ना जाए। तो अगर आप इस क्लास की PDF चाहते हैं, लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं, एक कंसोलिडेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बैच जो है एक रामबाण जो है साबित होगा, ताकि आप जो जितने भी एस्पिरेंट्स PGCIL DT को अपना एक लक्ष्य बना के रखे हुए हैं वो अपनी सीट को एकदम पक्का या सुनिश्चित करेंगे। सो होप आपने जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो देख ली होंगी। और चलिए एक छोटा सा जो है वो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। और उसके बाद फिर आज हमें किरचॉफ्स के लॉज पढ़ने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे बैच में हम उन क्वेश्चंस को डालेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को भी लेंगे जिनसे न्यूमेरिकल्स बनने की संभावना है। हम कोई भी ऐसा वैसा कोई भी टॉपिक लेके, ऐसा नहीं कि हर के न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, हर का के को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं। जिस चीज की जो है जितनी नॉलेज होना चाहिए, हम एकदम कंसोलिडेटेड तरीके से इसको पढ़ेंगे। सो वेलकम टू अवर संकल्प बैच। और इस बैच में अभी तक हमने जो है जितने भी 2024 के क्वेश्चंस 24 23 22 21 का जो है क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने रिवीजन किया था। और अभी हम जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल, हमने जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट उठाया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें थ्योरम्स, आपके जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, वो सब हमें बहुत अच्छे से करनी है। सो इस तरीके से हमने 2024 का मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया था। और साथ ही हमने 24 23 22 21 का जो है वो पूरा पूरा एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जाके पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद हमने जब अपना बैच को स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने मेटर्स से स्टार्ट किया था। हमने ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जो क्योंकि हमने जब क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि इसमें जो है बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आती हैं, इसलिए हमने कोई भी छोटी से छोटी बेसिक चीज को छोड़ा नहीं है। सो हमने एटम्स पढ़ा था, मैटर्स पढ़े थे, मैटर्स को देखा था सॉलिड लिक्विड गैसेस में, उसको हमने क्या किया था, ब्रेक किया था और ये बताया था कि जो जितने भी मैटर्स होते हैं वो एटम से बनते हैं और एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। आगे हमने ये देखा था कि जितना भी जो एटम होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर ऑर्बिट में होते हैं। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देखी थी और साथ ही एक जो है वो फॉर्मूला पढ़ा था कि जो Me इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 81840 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जाकर अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद मटेरियल्स हमने पढ़ा था कि एटम्स हमने पढ़ लिया, फिर मटेरियल्स पढ़ा था। मटेरियल्स को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। और मैंने आपको एक जो बेसिक मटेरियल का डायग्राम होता है उससे समझाया था कि किसी भी एलिमेंट में जो होते हैं वो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप होता है। बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं कराते हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में रहते हैं अगर वो एनर्जी गैप को तोड़ देते हैं और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो कंडक्टर्स कहलाते हैं। अगर नहीं तोड़ के वो बैलेंस बैंड में ही रहते तो वो इंसुलेटर कहलाते हैं। और दो हमारे इलेक्ट्रॉन थे जो एलिमेंट्स थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि पहले एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं और फिर वो कंडक्टर की जैसे बिहेव करने लगते हैं। सो आई होप आपको मटेरियल भी समझ में आ गया था।
और उसके बाद हमने जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी। फिर उसमें हमने बेसिक, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की यूनिट क्यों क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। हमने ये सारी चीजें कवर की थी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल करंट को कवर किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को कवर किया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कवर किया था, और हमने साथ ही साथ जो है रेजिस्टेंस को भी कवर किया था। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सारे फैक्टर्स भी हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। और साथ ही साथ इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या चीज होती है वो भी हमने समझा था। आगे हम चलते हैं, हमने कुछ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था, क्योंकि कभी कभी वैल्यूज पूछ लिया जाता है कि जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी क्या होती है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या होती है। इस तरीके से हमने जो है रेजिस्टिविटी पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने फिर ये भी बताया था कि एक बेसिक सर्किट को हम क्या करेंगे, जितना भी जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे हम हर न्यूमेरिकल को या हर चीज को हम जो है वो एक बेसिक सिस्टम में, यानी कि VIR का जो बेसिक डीसी का सर्किट होता है उसमें लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम वेरियस वेरियस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वो ओम्स लॉ भी हो सकता है, KCL KVL भी हो सकता है, मैश लूप नोडल एनालिसिस भी हो सकता है। रेजिस्टेंस, फिर हमने आपको एक रेजिस्टेंस को की कलर कोडिंग का भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की जो है वो कलर कोडिंग जो है वो हम पहचानेंगे। और इसका जो 2023 में क्वेश्चन आया था वो भी हमने सॉल्व किया था। यानी हमारी अप्रोच यही होगी कि हम जो है एक लाइन से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं सॉल्व करते, हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हैं, ताकि आपकी थ्योरी भी क्लियर हो, किस तरीके से क्वेश्चन आया था वो भी क्लियर हो, और साथ ही साथ एस्क और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब इसके साथ हमने सीरीज कनेक्शन, मतलब किस तरीके से जो है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो है वो बन सकता है, चाहे वो सीरीज में हो तो उसका भी हमने न्यूमेरिकल देखा था, पैरेलल का भी न्यूमेरिकल देखा था, और साथ ही साथ मिक्स का भी न्यूमेरिकल देखा था। इसके बाद हमने एक और जो है रेजिस्टेंस को फाइंड करने की मेथड देखी थी, जो कि थी व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बताए थे कि अगर 4 रेजिस्टेंस रहेंगे जिसमें से 2 नोन, एक वेरिएबल और एक अननोन वेरिएबल रहेगा, और चारों के चारों जो है वो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं, तब आपको आंख बंद करके P/Q=R/S का फॉर्मूला लगाना है और आपका जो है वो ब्रिज सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ फिर हमने क्वेश्चंस देखा था, न्यूमेरिकल देखा था, और उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें सिर्फ एक एडवांटेजेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं वो कितनी वैल्यू तक को मेजर कर सकता है, तो 1.0 एम्पेयर तक जो है वो मेजर कर सकता है। उसके बाद जो है फिर हमें जो है वो दूसरे ब्रिज जो दूसरे जो मेथड्स होते हैं, केल्विन्स हो गया और जो मेगा ओम मेथड हो गए, वो सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं। फिर डिसएडवांटेजेस देखे थे हमने, और फिर जो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस देखा था, साथ ही रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी भी देखा था, और उनकी यूनिट्स को भी अच्छे से देखा था। क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है, जो हमने उसमें एनालिसिस किया था कि किसी की भी वो यूनिट उठा के पूछ लेते हैं या किसी का भी जो है वो फॉर्मूला उठा के पूछ लेते हैं इन वर्ड्स, तो हमें वो फॉर्मूला भी बनाते आना चाहिए और सबकी यूनिट भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, फिर हमने ओम्स लॉ देखा था कि ओम्स लॉ क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी अच्छे से पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है इसकी या तो सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि अगर चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वो अल्फा होता है। फिर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा था, और इसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट भी देखे थे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने देखा था जितने भी मेटल्स रहेंगे वो हमारे जो रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेंगे।
जबकि जितने भी सेमीकंडक्टर्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद फिर हमने कुछ सर्किट डेफिनेशन, क्योंकि अगर हम सर्किट को पढ़ेंगे तो हमें उसकी बेसिक जो डेफिनेशंस होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो कल के लास्ट क्लास में हमने जो है सर्किट डेफिनेशंस पढ़ी थी। मैंने आपको ब्रांच बताया था, नोड बताया था, लूप बताया था, मैश बताया था, और साथ ही किसको हम मैश कह सकते हैं, किसको लूप कह सकते हैं। आई होप अगर किसी ने कल की क्लास को अटेंड किया था तो अब उसे मैश और लूप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि हमने कुछ जो इन सब चीजों को पढ़ लिया है तो फिर हमने कुछ एलिमेंट्स, क्योंकि बोलते हैं ना कि विच वन ऑफ दी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया था जब तो कौन सा एक्टिव एलिमेंट होता है, कौन सा पैसिव एलिमेंट होता है, कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कराई थी कि किसको लीनियर, नॉन लीनियर, साथ ही हर एक के साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक टेबल दी हुई है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो आप अभी जाइए इलेक्ट्रिकल डोज के ऐप में जाइए और वहां से आप ये पीडीएफ को आप जो है वो पा सकते हैं। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था लंप एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, और फिर मैंने आपको बताया था कि अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारा किरचॉफ्स का लॉ। अब किरचॉफ्स का लॉ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो गुस्टव का रॉबर्ट किरचॉफ्स थे, उन्होंने दो लॉ दिया था। एक दिया था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो कि केसीएल यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से जाना गया, और दूसरा जो है वो है हमारा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। यानी कि एक क्वेश्चन तो देखिए फ्रेंड्स यही यहां से ही बन जाएगा न्यूमेरिकल सॉरी एमसीक्यू में कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कौन सा है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ करंट लॉ है, और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कौन सा है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है वोल्टेज लॉ। ठीक है, सो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ केसीएल है यानी करंट लॉ, और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो है वो है केवीएल। आगे चलते हैं, कुछ बातें आपको बता दूं उसके बारे में। 1845 में जर्मन फिजिसिस्ट गुस्टव किरचॉफ डेवलप्ड अ पेयर ऑफ लॉज दैट डील विद द कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड एनर्जी विद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। दीज टू लॉज आर कॉमनली नोन एज, यानी कि ये दोनों के दोनों लॉ जो हैं वो कंजर्वेशन ऑफ करंट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, अब करंट लॉ है तो कंजर्वेशन ऑफ करंट पे काम करता होगा, और जो वोल्टेज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जो है वो काम करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन दोनों पे ये काम करता है। इस तरीके से ये हमारे दो लॉ थे। अब एक एक करके इन लॉस के बारे में जानते हैं, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स जानते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके बेसिक क्वेश्चंस क्या आते हैं। सबसे पहले किरचॉफ का करंट लॉ। किरचॉफ्स का करंट लॉ बोलता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन और अ नोड इज इक्वल टू द चार्ज लीविंग द नोड एज नो चार्ज इज लॉस्ट। नो चार्ज इज लॉस्ट यानी कि अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है तो हम बता देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, so same law is followed by it also, that no charge can neither be created nor destroyed, but उसको क्या कर देते हैं, वो लॉस्ट नहीं होता है। वो सिर्फ क्या करता है कि अगर हम किरचॉफ का करंट लॉ का फॉलो करना चाहें तो वो ये बोलता है कि मान लीजिए मेरे पास एक नोड है, इस तरीके की मेरे पास एक नोड है। ठीक है, अब आपको नोड बताना और जंक्शन बताना अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जिसने लास्ट क्लास देखी है तो वो अच्छे से नोड और जंक्शन समझ गया है। जिसने नहीं देखी है उसको मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि लास्ट क्लास जाकर प्लीज देखें, और अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड है। अगर किसी भी when two or more than two passive elements join together and वहां पे अगर किसी भी एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा जो है एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो नोड कहलाता है। ठीक है, जबकि जंक्शन का हमने पढ़ा था कि अगर जो है एक भी सर्किट एलिमेंट लगा है तो वो जंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी नोड है। ठीक है,
अब इस नोड में ये हमारा नोड में ये करंट जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये करंट जा रही है, यहाँ से ये करंट जा रही है, यहाँ से ये, मतलब इस नोड से कई सारी जो है वो करंट जा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए इसे हम करंट मान लेते हैं आई, इसे करंट मान लेते हैं आई टू, इसे करंट मान लेते हैं आई थ्री, इसे करंट मान लेते हैं आई फोर, इसे करंट मान लेते हैं आई फाइव। फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गए तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की आधी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोल रहा है द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन और अ नोड, यानी कि जितना भी करंट इस जंक्शन पे एंटर कर रहा है वो इक्वल होगा टू द चार्ज लीविंग द नोड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो I1 जो है वो हमारी एंटरिंग करंट है, यानी कि हमारी जो एंटरिंग करंट है फ्रेंड्स, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लीविंग करंट, ठीक है। अब यहाँ पे एंटरिंग करंट कौन सी है, I1 एंटर कर रही है, I2 तो लीव कर रही है, I3 जो है वो एंटर कर रही है, ठीक है, I4 जो है वो एंटर कर रही है। यहाँ पे आ जाइए लीविंग करंट देखते हैं तो I2 जो है वो लीव कर रही है और I5 जो है वो लीव कर रही है। सो एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0। सो हम और भी इसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ करंट का नियम कि जो कोई भी चार्ज लॉस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी चार्ज लॉस्ट नहीं हो रहा है। सो ये हमारा जो है किरचॉफ्स का करंट लॉ है फ्रेंड्स, किरचॉफ्स का करंट लॉ, ओके। किरचॉफ्स का करंट लॉ बोलता है एट एनी नोड द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। किसी भी नोड पर आने वाला इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। एंटरिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट। सो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसके आगे अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज देना चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बनती है, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बनती है। सो अगर आपने मेरी जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस हमने क्वेश्चन पेपर कराया था उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन दिखाया था। सो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बनती है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स होंगी, यानी कि आपको नोड्स पहचानना पड़ेगा कि कितनी नोड्स है, माइनस करिएगा 1 में और वही जो होगा वो हमारी उतनी नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बनती हैं n माइनस 1 एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये बना था क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बता दिया है, इसका आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब कुछ केस ले लेते हैं जब हम केसीएल को सॉल्व करेंगे। सो केस 1 अगर मैं देखूं, सो फॉर एग्जांपल इस तरीके का हमारे पास दो नोड्स हैं, ये हो गया V1, ये हो गया हमारे पास V2, ठीक है। अब यहाँ पे हम R लेंगे और ये हमारा करंट रहेगा I, ठीक है। तो उस टाइम पे आप हमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR पढ़ा है हमने। अब यहाँ से I हम क्या निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू, देखिए हमेशा आप करंट जो रहेगी, जैसे यहाँ से करंट जो है, let me change the color of the pen so that I can clear the whole process। ये हमारा यहाँ से करंट जो है
बस आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि जहां से करंट लीव करेगी, सॉरी एंटर करेगी, वो आपको पॉजिटिव रखना है, और जहां पे करंट जाएगी वो आपको नेगेटिव रखना है। सो केस नंबर 1 में देखिए करंट एंटर कहां से कर रही है, V1 से। V1 आप पॉजिटिव रखिए, माइनस V2 अपॉन R। ये आपका केस नंबर 1 बनता है। अब केस नंबर 2 पे आइए फ्रेंड्स। केस नंबर 2 पे आप यहां से देखिए, ये आपका V2 है, ये आपका V है, V1 है, ये आपका R है। इस केस में करंट जो है वो आपकी यहां से जा रही है, सॉरी आई आई इस केस में फ्रेंड्स आप देखिए I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, जहां से लीव करेगी, एंटर करेगी, वो पॉजिटिव, यानी यहाँ पे V2 पॉजिटिव, माइनस V1 अपॉन R ये आएगा। ये आपको मैश एनालिसिस जब हम सॉल्व करेंगे, नोडल एनालिसिस, उसमें काम आएगा, इसलिए मैं आपको ये सारे केसेस बता रही हूँ। साथ ही साथ फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख ली, फॉर एग्जांपल ये जो है ये 0 वोल्ट हो जाता है, ठीक है, और ये है हमारा V1। तब हमारा I क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, तब हमारा I होगा, चेंज मत कीजिएगा, यहाँ से एंटर हो रही है 0, माइनस V1 अपॉन R इज इक्वल्स टू I। और एक और केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल केस नंबर 4 अगर मैं लेती हूँ, केस नंबर 4 अगर हम लेते हैं, तो केस नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए दो रेजिस्टर्स के बीच लगा हुआ है करंट V2 और ये V1, और I है, ये I है, ठीक है, तब हमारा ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तब हमारा क्या होना चाहिए, तब हमारा I जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन R1 प्लस R2। सो ये 4 केस मैंने बताए हैं आपको। अब चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपको KCL का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन जो है वो बन जाए। फाइंड करंट I। ठीक है, और ये है हमारा बेसिक। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। स्टेप नंबर 1 हम लेंगे। स्टेप नंबर 1, हमें नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन पहचाननी है कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी, ठीक है। सो सबसे पहले नोड्स हमें पहचानना पड़ेगा कि नोड कितनी है। तो देखिए एक नोड तो मैं ये ले सकती हूँ कि ये मेरी नोड हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट नोड हो गई, और एक यहाँ पे हम जो है रेफरेंस नोड लेते हैं, तो ये हो गई हमारी सेकेंड, यानी कि ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। सो नंबर ऑफ केस, सबसे पहले नोड्स देखिए, नोड्स है हमारी 2। तो हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन कितनी बनेगी, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बनेगी हमारी n-1, n-1, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन n-1 बन रही है, तो यहाँ पे 2 - 1
इज इक्वल्स टू 1, यानी एक ही केसीएल इक्वेशन से हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ अगर 3 होती तो हमें कितनी के नोट्स, अगर 3 नोट्स होती तो केसीएल इक्वेशन 2 बनाते और फिर हम आई का आंसर सॉल्व करते। चलिए स्टेप नंबर 2, हमें रेफरेंस नोड लेना था। सो रेफरेंस नोड हमने यहाँ पे ले ली है 0 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वोल्टेज हम मान लेंगे V1, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 3 में स्टेप नंबर 2 रेफरेंस वोल्टेज यानी कि 0 वोल्ट हमने ले लिया है। और स्टेप नंबर 3 पे आइए। स्टेप नंबर 3 जो है उसमें I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए यहां से I ये है तो I V1 है, V1 एंटर कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया था जहां से एंटर करेगा अपना कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। I इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V1 माइनस 0 अपॉन R, ठीक है, ये 5 है। V1 माइनस 0 अपॉन R, R कितना है यहाँ पे 5 है, तो V1 माइनस 0 अपॉन 5, यानी कि I इज इक्वल्स टू हमारा कितना बन गया है V1 अपॉन 5, और V1 कितना है यहाँ पे, V1 है हमारा, यहाँ पे V1 देखिए, ये V1 कौन सा वाला आएगा, इसके पैरेलल में ये लगा है 200 वोल्ट, ठीक है। 200 माइनस 100, ये 200 माइनस 100 यानी कि 100 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 एम्पेयर। सो यहाँ पे I की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 20 एम्पेयर, ये हमारी I की वैल्यू हो गई। अब ये V1 आप सोचेंगे कि कैसे निकाला, तो चलिए ये V1 निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, अप्लाई किया है KCL एट नोड 1। देखिए नोड 1 कहाँ पे है, ये है नोड 1। अब यहाँ से नोड 1 से स्टार्ट कीजिए, कौन कौन सा करंट जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है I1। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से एक करंट ले लेती हूँ कि यहाँ पे I1 जा रहा होगा, और यहाँ पे एक करंट कौन सा जा रहा है I2। तो इस V1 पे I2, अब इस V1 पे करंट कौन कौन सा मिला हमें, इस V1 पे करंट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है I1, और तीनों आ रहे हैं इसलिए I2 प्लस I, आप देख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I इस V1 पे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाइए इज इक्वल्स टू 0। अब I1 की वैल्यू देखिए, I1 की वैल्यू यहां से देखिए, ये है V1 माइनस, सॉरी मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी बना दी है, प्लस हो रहा है तो जा रही हूँ। देखिए करंट यहां से जा रहा है इस तरीके से, ये करंट की डायरेक्शन I1 और ये करंट की डायरेक्शन I2। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब करंट यहां से जा रहा है तो V1 माइनस 200 अपॉन 5, और यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा V1 माइनस 100 अपॉन I2, और इस I की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, V1 माइनस 200 अपॉन 5 प्लस V1 माइनस 100 अपॉन 5 प्लस V1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0। आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, V1 माइनस 200 प्लस V1 माइनस 100 प्लस V1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 3V1 इज इक्वल्स टू 300, और V1 की वैल्यू आ गई 100, और यहीं से हमने जो है वो आंसर यहाँ से निकाला था V1 की वैल्यू। ये V1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी थी, जो यहाँ पे रखी थी। सो I इज इक्वल्स टू 20 एम्पेयर।
सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है वो हमें केसीएल इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ में, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द वोल्टेज अराउंड अ लूप मस्ट equal the sum of every voltage drop in the same loop for any closed network and equals zero। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी लूप है उसमें जो सम रहेगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी जो जितना भी ईएमएफ रहेगा प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ये हमारा क्या बोलता है? वोल्टेज लॉ। जितना भी ईएमएफ, फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्किट है, ये हमारा वोल्टेज, ये हमारा क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है। ये हमारा जो है रेजिस्टेंस है आई आर। ये हमारा क्या है? बेसिक सर्किट है। अब यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रही है? आई आर। तो इस सर्किट के लिए जो हमारा वोल्टेज लॉ है वो ये बोलेगा कि ईएमएफ प्लस आई आर, जितने भी आई लगे होंगे वोल्टेज ड्रॉप रहेंगे वो सब मिला के क्या होता है? नेटवर्क का में जीरो होता है इन एवरी लूप। ओके, यहाँ से अब यहाँ से एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितनी बनती है। सो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन जो है वो बनती है बी माइनस एन प्लस वन। बी माइनस एन प्लस वन। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि जितने भी फॉर्मूले हैं हम उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट में भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सो देखिए b माइनस, यहाँ पे b क्या है? b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रांच और n इज इक्वल्स टू क्या है? वो तो हमको मैंने लास्ट में बता दिया था, लास्ट वाले में जब हमने केसीएल सॉल्व किया था तभी बताया था, नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितनी बनेंगी? जितनी भी ब्रांच होगी उनमें से हम माइनस n करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि हम केवीएल में कॉन्सेप्ट्स देंगे। सो कॉन्सेप्ट्स कुछ आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केवीएल जो है वो ये कहते हैं कि फर्स्ट, अगर वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो हम वोल्टेज को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। हमें कोई भी एक कॉन्सेप्ट लेके ही चलना है, ठीक है, ताकि आप मतलब भटके ना। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तब हम वोल्टेज को क्या करेंगे? नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। अब ये कैसे है ये देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से ये है, ये केस 3 ले लेते हैं हम, ये केस 2 हमने लिया, केस 1 हमने वो पढ़ लिया था, केस 2, ठीक है। सो अगर ये मेरा आई है और इस तरीके से यहाँ पे I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे? I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम दूसरा सेकेंड पॉइंट लें, कि अगर हमारी इक्वेशन इस तरीके से दी गई है तो हम I जो है यहाँ पे मानेंगे, ये हमारा I है, ये R है, यहाँ पे हम I1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम I2 ले लेते हैं, तो उस टाइम पे I जो होगा वो हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा।
ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है मैं आपको दे रही हूँ। व्हेन करंट लूप्स दोनों एक साथ आएंगे तो हम प्लस करेंगे, और एक जो है वो फर्स्ट लूप से आ रहा है, दूसरा सेकेंड लूप से आ रहा है, तब हम I1 माइनस I2 लेंगे। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब इस फ्रेंड्स इसमें हमारे सारे जितने कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि हमने क्या पढ़ा है कि जितनी भी सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लगाते हैं तो हम इसे लूप 1 मान लेते हैं, इसे लूप 2 मान लेते हैं, इसे लूप 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है, यहाँ से करंट I3 जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 1। तो जब अप्लाई करेंगे तो हमने क्या बोला था, नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज जाता है तो हम नेगेटिव लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें हिलाना नहीं है, सो हम इसे लेंगे माइनस ऑफ E1। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जितने भी जो वोल्टेज सोर्स रहेंगे प्लस जितने भी वोल्टेज ड्रॉप रहेंगे प्लस जितने भी ईएमएफ रहेंगे किसी भी लूप के अंदर, तो उसे हम क्या करेंगे, उसका जो सम होगा वो इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो सबसे पहले इसमें देखिए क्या हो जाएगा, I1R1। ओके, I1R1 होने के बाद यहाँ से देखिए हमने एक और कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर दो अलग अलग लूप हैं तो करंट यहाँ से I1 जा रहा है और यहाँ से I2 जा रहा है, तब हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव में लेते हैं I1 माइनस I2 इंटू R2 प्लस E2। यानी अगर हम इस वाले लूप को देखें तो ये वाला लूप हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले E लिया हमने, फिर वोल्टेज ड्रॉप I1R1 लिया, फिर हमारा यहाँ पे इस वाले R2 के में ये करंट I2 भी जा रहा है I1, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि I1 और I2 अगर दो अलग अलग लूप में है तो हम जो पहला वाला है उसे पॉजिटिव, दूसरे वाले को नेगेटिव रखते हैं। तो I1 माइनस R2 इंटू R2 प्लस जो बच्चा हमारा प्लस टू माइनस, अब हमने क्या पढ़ा था, प्लस टू माइनस जो है वोल्टेज हमारा हम पॉजिटिव लेते हैं, E2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब अप्लाई करेंगे केवीएल इन लूप 2। सेकेंड लूप में अप्लाई कीजिए। सेकेंड लूप में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए हम यहाँ से मानते हैं ये हो जाएगा I2R3। ओके, I2R3 प्लस, अब इस वाले R4 के लिए I2 और I3 दोनों करंट है, I2 पॉजिटिव में जाएगा, I3 जो है वो नेगेटिव में जाएगा, प्लस I2 माइनस I3 अप इंटू R4, फिर माइनस से प्लस है तो माइनस ऑफ E3, फिर यहाँ से देखिए फिर यहाँ से जा रही है करंट तो ये माइनस ऑफ E2, सो माइनस ऑफ E2 प्लस
I2, लेकिन इस R2 के लिए दो करंट है, कौन सी है? जब हमने इसको कंसिडर किया था तो हमने I1 को पॉजिटिव लिया था, लेकिन अभी हम इस वाले लूप को कंसिडर कर रहे हैं तो हमारा I2 पॉजिटिव रहेगा, I1 नेगेटिव रहेगा। सो I2 माइनस I1 R2 इज इक्वल्स टू 0। सेम हम अप्लाई करेंगे KVL इन लूप 3। तो लूप 3 में हम करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ से करंट मान रहे हैं तो ये +2 माइनस करंट जा रही है तो E4 प्लस का E4 प्लस यहाँ से जा रहा है तो ये भी प्लस में आएगा, प्लस ऑफ E3। अब फिर I3 के लिए देखिए, R4 के लिए I3 I2 है, लेकिन I3 मान रहे हैं तो I3 को पॉजिटिव लेंगे और I2 को नेगेटिव लेंगे इनटू R4 माइनस ऑफ I3, सॉरी प्लस ऑफ I3 R5 इज इक्वल्स टू 0। कुछ छूटा तो नहीं? हाँ ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है वो केवीएल इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। और अभी तो मैंने आपको इससे दिया है, कुछ वैल्यूज दी होंगी फ्रेंड्स, तो उस वैल्यूज को आप कंसिडर करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये वैल्यू रख रहे हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक वैल्यूज रख के जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज जो केसीएल और केवीएल पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो शॉर्टकट मेथड्स होती हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी ताकि अगर आपको आता है तो आप उसे कवर कर सके। एक होता है फ्रेंड करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, इस करंट डिवीजन रूल में अगर आप देखेंगे तो हमें अगर कोई भी जो रेजिस्टेंस है, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर पैरेलल, तो वो तो मैंने आपको मेथड सिखाई हुई है, ठीक है। लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जो है इस तरीके से अगर आपको I1 निकालना है, ठीक है, इस तरीके से आपको, पहले मैं आपको बता दूं कैसे, ये इस तरीके से आपका सर्किट है, यहां से करंट जा रही है I, तो ये डिवाइड करेगी किसमें, I1 I2 में, और ये हो जाएगा R1 R2, ठीक है। सो अगर आप इसमें करंट डिवीजन मेथड लगाना चाहते हैं तो अगर आपको I1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, I इंटू मल्टीप्लाई ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2 करिएगा तो आपको डायरेक्ट I1 निकल जाएगा। और अगर आपको I2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट मेथड्स हैं आपके सॉल्व करने के लिए, इसे करंट डिवीजन रूल कहा जाता है। और एक होता है वोल्टेज डिवीजन रूल। When two resistors are in series, when two resistors are in series, उस टाइम पे फ्रेंड्स हमारा इस तरीके का वोल्ट ये रहेगा, ये R1 R2, ठीक है। तो इसमें करंट तो डिवाइड होती नहीं, वोल्टेज डिवाइड होता है V1 V2, तो ये हो जाएगा V। सो V1 अगर आप निकालेंगे तो V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 वोल्ट्स, और V2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 वोल्ट्स। ओके, ये हो गया। सो यहाँ पे मैंने आपको दो छोटे छोटे रूल्स बताए हैं, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल, और इससे आप जो है V1 V2 या I1 I2 की डायरेक्ट वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और मेथड होती है फ्रेंड्स जिसे हम कहते हैं स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार मेथड। स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार मेथड
स्टार कन्वर्जन। तो अगर आपके पास ये जो मेथड इस तरीके का दिया होगा, ठीक है, ये इस तरीके का है, तो आप जो है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 10 10, अब आपको इसे स्टार में कनेक्ट करना है, ऐसे सॉरी डेल्टा में कनेक्ट करना है। सो आप क्या करेंगे, आप बस इसको इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट है, कनेक्ट है डेल्टा में, तो आप डिवाइड बाय एन करेंगे रेजिस्टेंस को स्टार में कनेक्ट करने के लिए। ये इसे हम जब स्टार में कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय एन करेंगे। एन डिवाइड बाय एन का मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है आंसर। और अगर हम इसको इस तरीके से, और अगर ये स्टार में कनेक्ट है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, हम इसे, अगर ये स्टार में है तो हम इसे क्या करेंगे, डेल्टा में कनेक्ट कन्वर्ट करने के लिए जो है वो मल्टीप्लाई बाय एन करेंगे। ये बस इसको इतना ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेबल है, रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर सेम रेजिस्टेंस, ओनली फॉर सेम रेजिस्टेंस। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने अपनी कोशिश करके जितना आपका के लिए इम्पोर्टेंट था वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे करवा दी हैं। इसके सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज और कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैंने आपको पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड डेटा दे दिया है ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। और विश्वास मानिए कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो डीसी का चैप्टर है वो पूरा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम एसी और थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एसी पे जाएंगे, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ के कुछ लॉज और पढ़ने हैं, और फिर हमारा जो है ये इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आप जो है, अगर आपने अभी भी हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सॉरी इलेक्ट्रिकल डोज के हमारे ऐप में और जाकर अभी अपने आप को एनरोल कीजिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने डीसी जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम थ्योरम्स, कुछ जो हमारी थ्योरम्स हैं जिसका मैंने आपको बताया था
कि 2024 में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम से ही जो है वो क्वेश्चंस आए हैं। 3 क्वेश्चंस आए हैं थ्योरम से, तो हमें थ्योरम्स वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से करना है। साथ ही मैंने आपको ये बताया था, ये देखिए ये थ्योरम वाला पार्ट है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पूछी गई है, नॉर्टन्स थ्योरम पूछी गई है और यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम पूछी गई है। सो ये 3 थ्योरम से तो बेसिकली 2024 में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अभी जाइए इलेक्ट्रिकल डोज के ऐप में और जाकर संकल्प बैच से जुड़िए, ताकि आप जो है अपने टाइम को सेव कर सकें, क्योंकि आपके लिए जो पीछे की 8 से 10 घंटे की मेहनत है वो मैं आपके लिए कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।